श्योर करना चाहती है हरियाणा में कि कोई भी आदमी जो जीतता हुआ उसको दिख रहा हो, ऐसे लोगों की तलाश वो कर रही है और उसको टिकट देना चाहती है, तब तो ये हो सकता है। अदरवाइज इसका और कोई मुझे अर्थ नहीं समझ आता। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। जी आपकी क्या राय है? देखिए, मैं भी इससे सहमति रखता हूँ कि बीजेपी इस भाई भतीजावाद से, निपोटिज्म जिसको कहते हैं, उससे अछूत नहीं है। अगर आपने अभी कलराज मिश्रा की बात करी, प्रदीप जी ने, आप लालजी टंडन सॉरी, अब आप चले अटल बिहारी वाजपेयी, उनके जो भांजा अनूप मिश्रा वो मंत्री थे, तो पता नहीं अभी भी हैं कि नहीं है मंत्री हैं मध्य प्रदेश में। करुणा शुक्ला थी। एक बात बताइए, आपने कहा अछूत नहीं है। हाँ। ये पार्टी की रणनीति में कैसा कॉन्ट्राडिक्शन है? आप अपनी इमेज मेकिंग के लिए कहते हैं जी हम रिश्तेदारों और नातेदारों को टिकट नहीं देंगे, हम रिश्तेदार जो ऑफिसर्स हैं उनको अच्छी प्लेसमेंट नहीं देंगे, और आपने कहा अछूत नहीं है। मैं कहता हूं कि इन्होंने अछूत और छूत दोनों नियम तोड़ दिए, ना छूत के नियम रखे ना अछूत के नियम रखे। बिल्कुल। जब सारे हरियाणा से आपने किसी पार्टी का कोई किसी विचारधारा का आदमी हो, वो बस उसकी एक ही शर्त थी कि तुम कांग्रेस को गालियां निकालो, इनेलो को छोड़ो, गालियां निकालो और बीजेपी में आ जाओ, आपको गंगा नहला देंगे। तो मुझे बताओ कि एक तरफ आप इमेज मेकिंग की बात करते हो कि जी हम बड़े शुचिता वाली पार्टी हैं, हम रिश्तेदारों को टिकट नहीं दे रहे, और दूसरी तरफ आप कोई आदमी मार्केट में ऐसा छोड़ ही नहीं रहे, वो जहां भी बैठा हुआ है। तो ये क्या कंट्राडिक्शन है, इसका इम्पैक्ट क्या वही है। एक तरफ तो आप हो गया कि आपकी ये कमिटमेंट है, आपने हमेशा कह रखा है, आपकी वो मजबूरी है, एक बोझ है जिसको उठाना है, वो है पार्टी विथ ए डिफरेंस जी। अब आपको दिखाना है कि आप कैसे डिफरेंट पार्टी हैं, कांग्रेस से, दूसरी पार्टियों से अलग कैसे हैं, इसलिए आप कह रहे हैं कि भाई भतीजावाद नहीं चलने देंगे। लेकिन वो दूसरी तरफ आता है पॉलिटिकल रियलिटी। पॉलिटिकल रियलिटी ये है, चुनाव आपको लड़ रहे हैं, जीतने के लिए लड़ रहे हैं, वहां पर विनेबल कैंडिडेट आपको ढूंढ कर लाना है जो आपके लिए वो विधानसभा साम दंड भेद सब जैसे भी वो जीतने वाला चाहिए, आए कहीं से, पाकिस्तान से भी आ जाए तो लेंगे, किसी दल से हो, किसी परिवार से हो, कोई अंतर नहीं पड़ता। प्रदीप जी क्या कहेंगे? नहीं, निश्चित सही बात है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि, और जिस तरह से ये जो नई बीजेपी है, नई भारतीय जनता पार्टी, जो अपना जनसंघ का केचुल उतार चुकी है, अटल, अडवाणी और जोशी युग की समाप्ति जिस पार्टी के अंदर एक तरह से छापामार हो गई है पार्टी। दूसरी पार्टी घर पर छापा मारती है, हाईजैक करती है, शामिल करती है और टिकट की बात करती है। सही है, लेकिन आप देखो ना कि ये जो नई पार्टी है, ये कारपोरेट पार्टी है। इसको कारपोरेट का क्या कहते हैं? कैसे कारपोरेट? कैसे कारपोरेट की पार्टी? इसलिए कि इनके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो क्या कहते हैं कि शेयर मार्केट में सब ब्रोकर थे, तो जिसकी अब ब्रिंगिंग इस तरह की हुई है, तो हर राजनीति में भी वो जो उठाव और गिराव का होता है, शेयर मार्केट की तरह डील करेंगे। और नरेंद्र मोदी की भी इसका मतलब ये हुआ, जिस उम्मीदवार के शेयर, वो चाहे कांग्रेस का है चाहे इनेलो का है, जनता की नजर में शेयर अच्छे हैं, और बीजेपी इससे भी आगे वो डाकू है, अपराधी है, हत्यारा है। विनेबिलिटी इज द क्राइटेरिया फॉर द बीजेपी, चाहे उसके पीछे कुछ भी हो। लेकिन अभी तक कोई बहुत दागी आदमी बीजेपी ने लिया नहीं है। दर्जनों दागी हैं हरियाणा के। नहीं, इससे बड़ा दागी क्या हो सकता है कि जिसके ऊपर क्या कहते हैं कि जिसको अपने राज्य से निकाला गया हो और भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष हो, इससे बड़ा दाग नहीं हो सकता, वो भी सुप्रीम कोर्ट के आदेश से और किसी ने। और नरेंद्र मोदी के मंत्रिमंडल के मंत्री लोग जेल के अंदर हैं, अभी माया कुटनानी जेल से छूटी हैं। आप बताइए कि अगर एमपीज को ओबलाइज नहीं किया गया, इसके इम्प्लीकेशंस क्या हो सकते हैं? देखिए, जनता के सामने वो एक्सपोज हो जाएंगे जब आपको ये मैसेज जाता है कि आपके जो एमपी हैं वो पावरलेस हैं। वो पावरलेस, हेल्पलेसनेस जब सिचुएशन आ जाती है, उससे बहुत खराब मैसेज जाता है। वो वर्कर्स डिसहार्टेंड हो जाते हैं, वो काम ठीक से नहीं करेंगे, क्योंकि हर एक वर्कर ये चाहता है कि उसकी भी एक बार लॉटरी लगे। काम कर रहा है पार्टी के लिए, उसको टिकट मिले, चाहे वो ग्राम परिषद के लिए हो, चाहे वो नगर निगम के लिए हो, जिसके लिए भी हो, वो टिकट चाहता है, कहीं पर आगे बढ़ना चाहता है। उसको अगर आप ब्लॉक कर देंगे, टिकट का फैसला आप करेंगे बाहर से, अगर उम्मीदवार लेके आएंगे, तो वो एमपी जब कमजोर पड़ जाएगा, वो क्या होगा, वो कमजोर पड़ जाएगा, आपके लिए पूरे मन से काम नहीं करेगा, दिखाएगा कि आपके लिए काम कर रहा है, पूरे मन से काम नहीं करेगा। ऐसे में पार्टी के प्रोस्पेक्ट को धक्का लगेगा। चलिए, एक चीज और कहना चाहूंगा विनोद जी, कि ये जो ओवरऑल क्या कहते हैं कि हरियाणा के अंदर राजनीति की शक्ल आ रही है, उसमें यही सवाल नहीं कि कौन कमज़ोर हो जाएगा और कौन मजबूत हो जाएगा। आप देखिए कि ये जो 7 में से 5 तो बाहर का माल है,
आप बैगेज लाए हो जो नरेंद्र मोदी के जो कार्यशैली है उसका नमूना अभी बहुत ताज़ा है कि जो उनके मंत्रिमंडल में मोदी के बाद नंबर 2 के मंत्री हैं आदरणीय राजनाथ सिंह, उनके दूसरे फैसले को पलट दिया कल नरेंद्र मोदी ने। पूर्वोत्तर के लिए जो वार्ताकार उन्होंने नियुक्त करके रिकमेंडेशन के लिए पीएमओ में भेजा था, उसको नाम बदल के दूसरा व्यक्ति कर दिया और उसको टर्न डाउन कर दिया उस फैसले। मैं वही राजनीति को समझना चाहता हूँ। आपने देर से राजनाथ सिंह का इशू उठवाया, इसके पीछे कहानी क्या है, प्लानिंग क्या है? इसके पीछे सीधी सीधी कहानी है, मैं और मैं, अहम ब्रह्मास्मि, एक वाक्य है कि मैं ही ब्रह्मा हूँ। तो नरेंद्र मोदी उस ब्रह्मत्व की तलाश में हैं और इसको अगर राजनीतिक भाषा में कहें, इसको डिक्टेटोरियल एटीट्यूड कहते हैं। इसको जो बहुत हल्की राजनीति करने वाले लोग हैं वो हिटलर शाही कह सकते हैं, उन्हें हिटलर भी कहा जाता है तमाम सोशल साइट्स के अंदर। अलग अलग तरह की है, लेकिन जो ये अप्रोच है लेकिन कि मैं और जनता तो उनके इस व्यवहार को बहुत अच्छा मानती है, कहती प्राइम मिनिस्टर हो तो स्ट्रांग हो, और अगर बहुत अच्छा मानती तो उपचुनाव में जो हुआ है वो शायद ना होता। आप काबू नहीं आते प्रदीप जी, चलिए बेकाबू आदमी को काबू कैसे करेंगे? जनता ये भी कहती है, जनता का ये भी रिएक्शन है सोशल साइट्स पे कि नरेंद्र मोदी स्ट्रांग है तो चीनी सेना को भारतीय सीमा में आने से रोके, चीनी को भारतीय रसोइयों में जाने से ना रोके। चलिए, मेरे पास पहला राउंड आ गया है और उसके बाद चर्चा करेंगे कि बीजेपी कुलदीप को घेरने की तैयारी कर रही है और बीजेपी की यात्राओं में झगड़े हो रहे हैं, और पिछले 4 महीने में बीजेपी ने क्या क्या कहा और कुलदीप ने क्या क्या कहा, ये पूरा किस्सा हम आज टीवी पे देखेंगे। फिलहाल पहला राउंड, क्योंकि महम तो महम है और महम की चर्चा किए बिना ये शो पूरा नहीं होगा। अनंत सिंह डांगी INC 27 वोट, 7182। बलवीर बाली पहलवान INLD 9 वोट, सुरेंद्र दलाल INLD 1 वोट, सतीश फरमाना INLD 4 वोट, सतीश राठी INLD 4 वोट, सुनीत गोयत INLD 3 वोट और राजवीर सामानिया INLD 2 वोट, जगपाल पहलवान INLD 3 वोट, वेद प्रकाश INLD 3 वोट। INLD के कैंडिडेट ज़्यादा हैं तो उनका वोट भी बिखरा हुआ है। शमशेर खरकड़ा, जिसकी सबको इंतज़ार थी कि वो डांगी से ऊपर आते हैं या नीचे आते हैं, हालांकि इस सर्वे से ऊपर नीचे का मतलब नहीं होता, क्योंकि ये सर्वे उस पार्टी की टिकट के लिए पॉपुलर उम्मीदवार के नाम का सर्वे है, हार जीत का सर्वे दूसरा है। फिर भी शमशेर खरकड़ा यहाँ हारे नहीं है, बिल्कुल आसपास, कांटे का मुकाबला 25 वोट, 6650। सौरभ फरमाना बीजेपी 5 वोट और बलराज कुंडू बीजेपी 6 वोट। सारे मिला दें तो बहुत अच्छे वोट हो जाते हैं। अदर्स 8, 2128। पहला राउंड प्रदीप जी, राउंड पे टिप्पणी महम है ना? हाँ नहीं, हाँ इसमें तो नेक टू नेक वाला मामला है, और ये चूंकि भूपेंद्र हुड्डा के प्रतिष्ठा की सीट है, उनके बेटे यहाँ से सांसद हैं, उस जो उनके लोकसभा संसदीय क्षेत्र की एक विधानसभा सीटों में जो मैं आंकड़ों को देख रहा हूँ विनोद जी, बड़े दिलचस्प हैं कि 2009 में कांग्रेस को यहाँ पर अनंत सिंह डांगी को मात्र 37% वोट मिले थे, और जब दीपेंद्र हुड्डा यहाँ से चुनाव लड़े तो ये वोट परसेंट बढ़ के 14% हो गया। यानी कि 2014 के चुनाव में 14% बढ़ गया 51 पॉइंट समथिंग। और यहाँ एक बड़ी और दिलचस्प चीज़ मुझे दिख रही है कि हजका और बीजेपी अलग लड़ी थी, यहाँ हजका को ज़्यादा वोट मिले थे 7.22% और बीजेपी को पहला राउंड आ गया था और आपने हजका की चर्चा की, हम हजका की चर्चा कर ही लेते हैं। मुमताज जी जरा वो दिखाइए कि बीजेपी और हजका के बीच में पिछले 3-4 महीने में क्या क्या हुआ। जी बिल्कुल, हम पीसीआर से रिक्वेस्ट करेंगे कि हजका और बीजेपी का जब गठबंधन हुआ उस दौरान जो माहौल था वो अपनी बाइट्स के जरिए, अपने शब्दों के जरिए बीजेपी नेताओं ने कैसे बयान किए थे
किस तरह से वादे किए थे कुलदीप बिश्नोई से और क्या माहौल बनाया था सूबे में उस वक्त, किस तरह से कमिटमेंट किया था कि ये गठबंधन में अगर हम जीते तो कुलदीप बिश्नोई मुख्यमंत्री रहेंगे सूबे के। चलिए एक नजर डालते हैं। राजनीति तेरी अजब कहानी, हर आंख में आंसू जैसे पानी। कुछ इसी तर्ज पर जनता को जनता का शासन देने के इरादे से वजूद में आया लोकतंत्र आज राजनीतिज्ञों की ऐसी राजनीति में फंस गया जहां किसी पर विश्वास करना बेमानी सा लगता है। ऐसी बेमानी जिसको जानते हुए भी लोग कर जाते हैं या फिर करनी पड़ जाती है। आज राजनीति की ऐसी पिक्चर हम आपको दिखाएंगे जिसने हेट के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। लोकतंत्र के उस हिस्से तक आपको लेकर चलेंगे जहां पहुंचकर आप बोल उठेंगे, राजनीति तेरी अजब कहानी। गठबंधन नंबर 1 यहाँ पर बैठा है, हमारे भावी मुख्यमंत्री और अजीज कुलदीप बिश्नोई को हार्दिक बधाई दे। ये वो वक्त था जब इन्हें उनसे प्यार था, या यूं कहें कि प्यार करना पड़ता था। मेरी पार्टी तो राष्ट्रीय पार्टी है, उधर तो दो भाइयों की पार्टी है। कभी वो अनिल विज को गालियां दे देते हैं, कभी वो अल्टीमेटम दे देते हैं, तो उस बात का मेरे पास कोई इलाज नहीं है। अब तो हवाएं करेंगी फैसला, जिस दीवे में तेल होगा वो दीवा जलेगा। ये उस वक्त की बात है जब इन्हें उनसे नफरत हो गई, या यूं कहें कि करनी पड़ गई। रामविलास को इस तरह रंग बदलते देख कोई आहत हुआ, बहुत आहत, और बोल उठा, राजनीति तेरी अजब कहानी। 2011 में जनता की मांग थी, हमारे कार्यकर्ता नेताओं की मांग थी कि कांग्रेस को और लोकदल को राजनीति से बाहर करने के लिए एक मजबूत गठबंधन की जरूरत है। लेकिन क्या कहें साहब, रंग आपने भी बदला है, नया चोला आपने भी पहना है, क्योंकि पहले तो आप भी ऐसे न थे। भारतीय जनता पार्टी के बहुत ही वरिष्ठ नेता और मेरे चाचा पंडित रामविलास शर्मा जी। बादशाह ने चाल बदली तो सिपह सालार ने भी रास्ता बदल दिया। जब पानी सर से ऊपर चला जाता है तो आदमी को कुछ न कुछ करना पड़ता है। आज से 20 दिन पहले जो हरियाणा के प्रभारी मुखी और सह प्रभारी डॉक्टर अनिल जैन का बयान मोदी साहब की रैली पेट्रोल के अंदर, उनका क्या बयान था कि हरियाणा से कलह खत्म करनी है, का मायने कांग्रेस, ले का मतलब लोकदल और है का मतलब हंसका। किसी के घर में आग लगे और कोई हाथ ना सेके, राजनीति में ये कैसे मुमकिन? और हम तो ऑफर करते हैं कि वो कांग्रेस में आए और कांग्रेस के साथ मजबूती के साथ काम करे। कांग्रेस के ही पुराने सिपाही है वो, उनके पिताजी मुख्यमंत्री भी रहे हैं कांग्रेस से। बहुत खूब साहब, मौके पर चौका, लगता है यही राजनीति है। लेकिन हरियाणा में हुए इस घटनाक्रम ने जनता के मन में कई सवालों को जन्म दिया। क्या जनता को समान अधिकार देने वाले लोकतंत्र के एक स्तंभ राजनीति में समानता है? क्या मजलूमों की रक्षा करने वाले लोकतंत्र के एक स्तंभ राजनीति में राजनीतिज्ञ अपने वचन की रक्षा कर पाते हैं? क्या राजनीति सिर्फ मतलब का नाम है? क्या राजनीति में हर फैसला नुकसान और नफे को देखकर किया जाता है? अगर हाँ, तो राजनीति तेरी अजब कहानी। वकार आलम तुर्की, खोज इंडिया। जी हाँ, सच है, राजनीति की अजब कहानी है। यहाँ नेता सोचते कुछ और हैं, कहते कुछ और हैं और उनसे हो कुछ और जाता है। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं अपनी इस खास पेशकश में, फौरन लौट रहे हैं तमाम दिलचस्प चर्चाओं के साथ।